गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हमारे जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उसमें से ट्रांसफॉर्मर अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ट्रेड का कितना महत्व है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल ग्रुप के जो छात्र हैं उनके बारे में। अब इलेक्ट्रिकल ग्रुप का मतलब क्या है इसे जानना जरूरी है, क्योंकि आप सब जान रहे हैं आपके सीबीटी 2 का रिजल्ट मतलब एग्जाम होना है, उसकी डेट आ गई है। सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से आप ये रख लीजिए कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका 1 से 2 दिन के भीतर निश्चित रूप से आ जाएगा। अब आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। दूसरे नंबर में हमारा जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 के अंदर आपका जो सेक्शन है, क्योंकि अब आप देखेंगे तो आज आपकी तारीख कितनी है साहब, 19 फरवरी, और नेक्स्ट मंथ में 19 मार्च को आपका क्या है, एग्जाम होना है कि नहीं है। यानी आपका 30 दिन से भी कम समय बचा है। यानी अब बचे हुए 25 से 29 दिन आपको कैसे करना है उसको भी ध्यान में रखना होगा। यही 25 से 29 दिन आपके लिए निर्णायक होगा और इसी से आपको सफलता भी क्या होनी है, प्राप्त होनी है। तो आइए जरा हम वेटेज को समझ लें, फिर मेहनत करेंगे किस हिसाब से करना है। आपका पार्ट ए सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, और मेरा क्या है पार्ट बी। आप जानते हैं पार्ट ए के अंदर आपको 100 मार्क्स की क्या होने हैं, एग्जाम होने हैं। इस 100 मार्क्स से एग्जाम में आपका मैथ है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सब जानते हैं आपकी रीजनिंग है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25। उसके बाद आपका बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहां से 50 क्वेश्चन होंगे। जीके का पोर्शन बिल्कुल हटा दिया गया है। और इस बेसिक साइंस में आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, जो सभी फिजिक्स के चैप्टर हैं। ना बायोलॉजी पढ़नी है ना केमिस्ट्री पढ़नी है। और इस बेसिक में 3 आपका थ्योरी का चैप्टर है। एक आपका बेसिक कंप्यूटर जो है वह आपका थ्योरी का चैप्टर है, वहां न्यूमेरिकल नेग्लिजिबल है। फिर आपका इन्वायरमेंट साइंस हमारी जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज, वहां से जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल बहुत ना के बराबर है ही नहीं। और फिर आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, जहां पर आपको सिंबल वगैरह के बारे में चर्चा होनी है। ये तीनों चैप्टर से आप 7-8 क्वेश्चन मानकर चलिए जरूर पूछा जा सकता है। और ये 7-8 क्वेश्चन आपसे गलती नहीं हो इस बात को लेकर के थ्योरी के उस पोर्शन को आप कम समय में कवर कर सकते हैं। बाकी जो चैप्टर्स वो न्यूमेरिकल से संबंधित हैं, और अप्रोक्सीमेटली आप ये रखिए कि 50 में आपका 15-18 न्यूमेरिकल हो सकता है, उससे ज्यादा जाएगा इसकी चांसेस कम लगती है। क्योंकि फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 15 क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम मानते हैं, यानी 30 हम वेटेज रख के चलते हैं किसका, बेसिक साइंस का। अब 20 हम वेटेज रख के चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, लेकिन उसमें 35-15 हो सकता है, 40-10 भी हो सकता है। तो आप मानसिक रूप से तैयार रहिए, 40-10 के लिए भी, 35-15 के लिए भी, 30 और 20 के लिए भी। इस आधार पर आपको मेहनत करनी है। तो आपके लिए नया सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है इस कम समय में, क्योंकि सीबीटी 1 की तैयारी के दौरान आपने पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, आपने मैथ पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, जीके भी पढ़ा है। लेकिन जो फिजिक्स आपने उस समय पढ़ा था, बेसिक साइंस जो जनरल साइंस था, उस समय केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी थी, बायोलॉजी भी आपने पढ़ी थी। लेकिन अब आपको फिजिक्स के कुछ खास चैप्टर ही यहां पर पढ़ने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिट डायमेंशन वहां से कॉमन आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका कॉमन आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पीड वेलोसिटी कॉमन आ रहा है। लेकिन जो स्पीड वेलोसिटी है उसके साथ ग्रेविटेशन वगैरह सब क्या हो रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है ना। सिंपल मशीन आपकी थोड़ी अलग है, जो वहां पर आप नहीं के बराबर पढ़े थे, क्वेश्चन यहां से कम था। तो इस तरीके से आपको देखना, हीट एंड टेम्परेचर यहां न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, वर्क एनर्जी पावर है। एक्चुअली इसके न्यूमेरिकल भी जो होते हैं, आप समझ रहे हैं कि हमारे सीबीटी 1 के प्रश्नों के स्तर से यहां प्रश्न का स्तर नेचुरली क्या है, काफी टफ रहने वाला है और स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो इसीलिए मेरा जो व्यक्तिगत सलाह है, आज से आप लोग इस युद्ध में कैसे काम करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। तो ये 25-25-50 जो है, इस 50 के लिए आप 4 घंटा समय अभी भी दीजिए
क्यों दीजिए साहब? तो यहां आपको 4 घंटे का समय किसके लिए देना है? मैथ और रीजनिंग के लिए देना है। और यहां सिर्फ आपको क्वेश्चन की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है साहब? सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब गौर इस बात का करिएगा, इस प्रैक्टिस में आप टारगेट रखेंगे कम से कम हमारा रीजनिंग में गलत ना के बराबर हो। निगेटिव मार्किंग यहां भी 1/3 है, इसलिए निगेटिव करने से आप बचेंगे और मैक्सिमम पकड़ बनाने का आप प्रयास करेंगे। इस 50 में आपका 45 का टारगेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और लंबे समय से आप इसकी प्रैक्टिस में हैं। रही बात बेसिक साइंस और ईडी की, ये थोड़ा नया है साथियों, और इसके लिए भी आप कई सारे चैप्टर से तो आप परिचित हैं, लेकिन जो नई चीजें हैं वो आपको अब देखनी है। तो यहां भी आप कम से कम 3 घंटे का समय सिर्फ इस सब्जेक्ट पर आप दीजिए। इसमें मैक्सिमम स्कोर करना आपको आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 70% जो मेरा मेरिट लिस्ट है उसका वेटेज किसका होता है? सीबीटी 2 के सेक्शन ए का होता है। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, यहां परसेंटेज में आपका वेटेज मेरिट लिस्ट के लिए आपका क्या होगा? सिलेक्शन में चांसेस आपकी उतनी प्रबल होगी। अब रही बात कि इसमें तो हमने मेहनत खूब कर लिया और इसमें हम सपोज कर लीजिए कि 100 में 90 तक भी पहुंच गए, लेकिन दिक्कत कहां हो गई? आपका जो दूसरा सेक्शन बी है उसमें, तो बी का जो सेक्शन है वो आपका ट्रेड का सेक्शन होता है, और इस ट्रेड के सेक्शन में 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टाइम आपका मात्र कितना है? 60 मिनट है। एक्यूरेसी यहां भी क्या है? अत्यंत आवश्यक है। यहां भी आपकी निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या है? इसमें स्कोर बहुत ज्यादा नहीं करना है, यहां ओनली क्वालिफाई करना है, और ओनली क्वालिफाइंग के लिए आप 28 मार्क्स मिनिमम आपको क्या करने हैं? लाने हैं। तो आपको यहां 75 में 28 मार्क्स मिनिमम लाने हैं। लेकिन अगर आप 28 का लक्ष्य रखेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सैकड़ों छात्र इस समस्या से पीड़ित हैं। 0.5, 1, 2 इस नंबर से मेरा रह गया। सीबीटी 2 के सेक्शन ए में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का लक्ष्य है 40 मार्क्स का, न्यूनतम 40 क्वेश्चन हमारा सही बन जाए। नकारात्मक को हम अटेम्प्ट बिल्कुल भी ना लें। हमारा सिलेक्शन यहां पर निश्चित रूप से कंफर्म है, बाकी इधर मेहनत करनी है। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है? 4, 3, 7 घंटे का हमने बना दिया रूटीन। 3 घंटा समय आप जरूर इस पर दीजिए। जिन छात्रों का मैथ और रीजनिंग मजबूत है वो बेसिक साइंस, ईडी और ट्रेड पर 6 घंटे की जगह 7 घंटे का भी समय दीजिए। लेकिन अगर आज से आप 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से अगर आपके पास सुटेबल मटेरियल है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, तो आप निश्चित सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और अगर हम कहें कि अभी का जो समय है, मेरे पास लगभग 25 से 27 दिन का समय बचा है, हम लोग अगर प्रतिदिन 2 मार्क्स का भी टारगेट लेकर चलें कि एवरीडे ट्रेड में 2 नंबर का हम कवर करें, तब भी हमको 25 दूनी 50 हो जा रहा है। और आपकी क्लासेस जो होंगी साथियों वो सब दिन चलेगी, मंडे टू फ्राइडे ही नहीं, सैटरडे संडे में भी चलेगी। आपके एग्जामिनेशन तक ये क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है। पहली चीजें। दूसरी चीजें हैं कि हमने आपको बताया कि 2 मार्क्स का लक्ष्य आपको किसमें रखना है? प्रतिदिन ट्रेड में लाने का रखना है। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग में भी इसी तरह 50 नंबर है। 25 दिन, प्रतिदिन 2 नंबर हमारे कब्जे में आ जाए, यहां भी उसी टारगेट को लेकर चलना है। तो आपकी मेहनत इस हिसाब से होनी चाहिए कि हम पर डे 2 क्वेश्चन को सही बना लें, वो टारगेट लेके हमको चलना है। अब आइए साथियों, ये तो रही आपकी स्ट्रेटेजी। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल ग्रुप पर चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर जो है, मैं बता देता हूं मेरे साथियों, इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर वो सभी ब्रांचेज आते हैं जिन ब्रांचेज का क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही होता है, उसमें अंतर ना के बराबर होता है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जिन छात्रों ने क्या किया है? आईटीआई किया है। वायर मेन ट्रेड से जिन छात्रों ने आईटीआई किया है, पहला। दूसरा, तीसरा आपका क्या है? आर्मेचर वाइंडर ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई किया है। चौथा क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म
निक ट्रेड से जिन्होंने ITA किया है, ये चारों का प्लस यदि हमारे बीटेक और डिप्लोमा के छात्र हैं तो बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों को भी जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उन लोगों को भी क्या है, आपका सेम क्वेश्चन रहना है। क्या है साथियों, सेम क्वेश्चन रहना है, उनको भी अलग प्रश्न नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहां जो है इलेक्ट्रीशियन ग्रुप के अंदर इन चीजों पर हमने चर्चा कर लिया। अब रही बात कि इतने कम समय में किस चैप्टर को पढ़ा जाए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड जो है वह 60% कॉमन है, समझ गए, जिसमें बहुत सारे चैप्टर क्या है, कॉमन है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र कुछ कोर चैप्टर को अगर पढ़ लें और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के साथ जो कॉमन चैप्टर है उसको पढ़ लें तो उन्हें भी 40 नंबर का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यहां पर तो हमको 75 में 72 लाना नहीं है, हमको चाहिए 28, हमने टारगेट रखा 40 का। तो अब जो है हम इंपोर्टेंट चैप्टर्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं साथियों ट्रांसफार्मर के बारे में। यह जो ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। इस ट्रांसफार्मर से 4 से 5 क्वेश्चन की संभावना जरूर बनती है आपके एग्जामिनेशन में, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है तो। और इस 4-5 क्वेश्चन में 1 या 2 सामान्य न्यूमेरिकल भी रह सकता है, बाकी थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। हालांकि पिछली बार का जो एलपी का एनालिसिस है उसमें न्यूमेरिकल की मात्रा बहुत कम है। 75 क्वेश्चन में 3-4 न्यूमेरिकल है, किसी सेट में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है, नॉर्मली यही है। और CBT 2 का इलेक्ट्रीशियन का वॉल्यूम 2 बुक मुझे लगता है कल से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी और उसमें 6 सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर के 75 क्वेश्चन के और 20 प्रैक्टिस सेट हैं बाइलिंगुअल रुक्मिणी प्रकाशन से, जो आपके कम समय में आपको बहुत मदद वहां से पहुंचेगी। 2000 क्वेश्चन वहां आपका नॉर्मली हो ही गया, 26 सेट। तो हम उन क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है और क्लासेस में भी उसको हमसे डिस्कस करते रहना है, पूछते रहना है। अब जो रही 4 से 5 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से हो गया। दूसरे नंबर पर हमारा जो है साथियों आपका क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से भी अच्छे खासे प्रश्न हैं, यहां से भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन की संभावना बन रही है। तीसरा चैप्टर हमारा AC थ्योरी हो गया, यहां से भी आपका 4-5 क्वेश्चन की संभावना बनती है। हम चौथे में आ जाए तो मैग्नेटिज्म, यहां से भी 3-4 क्वेश्चन की संभावना बनती है। 5वें नंबर पे आ जाए तो हमारा सेल बैटरी, यहां से भी 3 से 7 क्वेश्चन की संभावना बनती है। फिर हम आगे बढ़े साथियों, छठे नंबर में आ जाए तो आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्या है, घरेलू वैद्युतिक उपकरण। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है इससे भी 3-4 क्वेश्चन की संभावना बनती है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। 7वें नंबर पे आइए तो आप इल्यूमिनेशन को लेकर चलिए, इससे भी आपका 3-4 क्वेश्चन का संभावना बनता है। 8वें नंबर पे आ जाइए तो आप साहब हमारा अर्थिंग है, इसी के साथ आप वायरिंग का बेसिक कंसेप्ट वगैरह को जोड़ दीजिए, प्लस वायरिंग की एसेसरीज को जोड़ दीजिए। 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा। एसेसरीज में आपका स्विचेज हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग हो गई, इसमें आपका हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ होल्डर्स हो गया, MCB वगैरह हो गई, है ना, जो बेसिक है ELCB हो गई, RCCB हो गई, MCCB हो गई। ये सब का बेसिक जो है रेटिंग क्या होती है, उसका क्या उपयोग है, कितनी क्षमता तक काम करता है, ऑपरेटिंग टाइम क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन सब यहां से हो सकता है। इससे भी आप मानकर चलते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 9 नंबर में साहब हम चले आए तो आपका UG केबल है, अंडर ग्राउंड केबल है, ठीक है कि नहीं, क्या है, अंडरग्राउंड केबल है। अंडरग्राउंड केबल से भी 2-3 क्वेश्चन आपका हो सकता है। फिर हम लोग 10वें नंबर पे आए तो आपका 3 फेज इंडक्शन मशीन है, मोटर है, यहां से भी आपका 2 से 4 क्वेश्चन हो सकता है। फिर हम आ जाए तो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। फिर हम आ जाए 12 नंबर में तो आपका अल्टर
नेटर या सिंक्रोनस मोटर है। यहां से एक क्वेश्चन तो गारंटी रहता है अल्टरनेटर से, NS बराबर 120 F/P। इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, चाहे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, चाहे पोल निकालने के लिए, चाहे आपका स्पीड निकालने के लिए। तीनों को उलट पुलट करके आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे मानकर चलिए 2-3 क्वेश्चन यहां से भी आपका टकरा जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं 12 नंबर के बाद 13वें पर हम लोग आ जाते हैं डीसी मशीन। मेरा जो डीसी मशीन है इससे भी 3 से 5 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अगर हम सिर्फ इतने चैप्टर्स को कवर करें, सिर्फ इतने चैप्टर को कवर करें, थोड़ा बहुत अगर आपके पास समय बच रहा है तो पावर सिस्टम देख लीजिए, ठीक है कि नहीं। आप 14 नंबर में क्या देख लीजिए, पावर सिस्टम देख लीजिए, ठीक है कि नहीं। पावर सिस्टम से भी 3 से 5 क्वेश्चन हमारा हो गया। और 15वें नंबर में हम लोग कहां आ जाएं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ जाएं। किस पे आ जाएं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इससे भी 3-4 क्वेश्चन हो सकता है। जरा जोड़ लीजिए साहब, हम लोगों का लक्ष्य क्या है, 40 मार्क्स। 4 से 5 क्वेश्चन कहां हो गया ट्रांसफॉर्मर, तो चलिए मिनिमम को जोड़िए, 4 + 5 + 4 13, 3 16, 3 19, 19 3 22 3 25 3 28 2 30 2 2 4 30 4 34 34 2 36 3 39 3 42 3 45। तो हम लोग अगर इस 15 चैप्टर को कवर कर लें तो 45 मार्क्स तक मिनिमम मैंने माना है, हमने मैक्सिमम नहीं माना है, मिनिमम हमने माना है कि 45 मार्क्स का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो भी हो कवर अप हो सकता है। तो 15 चैप्टर्स हमने यहां सेलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। इसके बाहर के चैप्टर्स लगभग सब इसी में इंक्लूड हो गया मोटा मोटी। तो इस 15 चैप्टर्स समय हम 25 दिन मानते हैं। तो 15 चैप्टर 25 दिन, और प्रत्येक दिन हम लोगों को 45 मार्क्स का लक्ष्य है, यानी एवरीडे 3 मार्क्स की तैयारी हमको करनी है ट्रेड में। हमारा उद्देश्य है 28 प्राप्त करना। तो जितने भी छात्र इलेक्ट्रिकल ग्रुप के हैं, मैं एक बार स्लाइड को फिर से पीछे कर देता हूं, वो इन चैप्टर्स को गांठ बांध लेंगे। हम लोग आज ट्रांसफॉर्मर की शुरुआत करने वाले। ट्रांसफॉर्मर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एसी थ्योरी, मैग्नेटिज्म, सेल एंड बैटरी, ये 5 यहां पर हुआ। फिर आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इल्यूमिनेशन, अर्थिंग, वायरिंग, वायरिंग एसेसरीज, अंडरग्राउंड केबल, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर। डीसी मशीन 3 से, डीसी मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी को लेकर हम लोगों को चलना है। आइए साथियों, हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये सारी बातें आप सब जानते हैं। क्योंकि आज एसी इतना पॉपुलर हुआ है तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है साहब, इसके पीछे मुख्य कारण ट्रांसफार्मर का है। क्योंकि ट्रांसफार्मर बड़ी आसानी से वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है, करंट को भी बढ़ाता है, करंट को भी घटाता है। लेकिन मेरे विद्वान साथियों, ये पावर को ना बढ़ाता है ना घटाता है, ये फ्रीक्वेंसी को ना बढ़ाता है ना घटाता है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो आपसे मेरा छोटा सा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी राशियां ट्रांसफार्मर में नियत होती हैं? फ्रीक्वेंसी और पावर नियत होती है। क्या होती है साहब? फ्रीक्वेंसी और पावर नियत होती है। विद्यार्थी जी, हमारे ट्रांसफार्मर में और क्या हो रहा है? ट्रांस प्लस फॉर्मर, मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ऊर्जा का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ऊर्जा को क्या करता है? भेजता है। और तो और यह कैसा यंत्र है साहब? अस्थिर है कि चलायमान है? अस्थिर इसलिए है कि एक ही जगह पर फिक्स रहता है, इसलिए क्या? नहीं साहब,
ये इसलिए स्टैटिक है क्योंकि इसमें कोई घूमने वाले भाग नहीं होते हैं, यानी देयर इज नो एनी रोटेटिंग पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की संरचना में, इसके बनावट में कोई भी घूमने वाले भाग नहीं होते। विद्यार्थी जी, जब घूमने वाले भाग नहीं होते तो क्या फायदा होता है? आपका फ्रिक्शन लॉस जीरो होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन लॉस जीरो होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से निकल गया, ट्रांसफार्मर में घर्षण के कारण होने वाली हानि का मान शून्य होता है। अब जब घर्षण से होने वाली हानि शून्य हो गई तो इसकी दक्षता क्या होगी साहब? विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, मेरी दक्षता क्या होती है? ये होती है आउटपुट पावर। अब बटा क्या होता है साहब? इनपुट पावर। क्या होता है? इनपुट पावर होता है। क्या मेरे विद्वान साथियों, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अब बटा आउटपुट पावर अब प्लस लॉसेस लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मेरे विद्वान साथियों ध्यान दीजिएगा, इफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बटे आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो यहां से क्या देखा? मेरी इफिशिएंसी मेरे लॉसेस का क्या है? वित्त कर्मानुपाती है। यानी अगर हम लॉस को बढ़ाते हैं मेरी इफिशिएंसी घट जाती है, अगर लॉस को घटाते हैं मेरी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपने क्या देखा? मेरे ट्रांसफार्मर में आपका फ्रिक्शन के कारण होने वाली हानि क्या है? शून्य है। तो मेरा हानि कम हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए कि नहीं? और जब मेरी हानि कम हुई तो इफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जब इफिशिएंसी बढ़ी तो नॉर्मली हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी कितनी होती है? 97 से 99% तक होती है। मेरे विद्वान साथियों यह भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, लेकिन कैसा मशीन है? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। कैसा मशीन है? एसी की डीसी, एसी मशीन है। मेरे विद्वान विद्यार्थियों एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन को हमने दो भागों में बांटा है साहब। एक आपका क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। और दूसरा हमने बांटा है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। और हमारी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन का ही उदाहरण क्या है? मेरा ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। इसके भी कई प्रकार हैं जो आप पढ़ेंगे। एक तो हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, फिर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, फिर हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका सीटी और पीटी होता है। क्या होता है साहब? सीटी और पीटी होता है। सीटी का पूरा नाम क्या है? करंट ट्रांसफार्मर। पीटी का पूरा नाम क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी क्या मेजर करता है? उच्च मान की धारा को। पीटी क्या मेजर करता है? उच्च मान के वोल्टेज को मापने का काम करता है। विद्वान विद्यार्थियों आपसे छोटा प्रश्न है, सीटी इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप की स्टेप डाउन? जीवन भर याद रखना, करंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि स्टेप अप होता है, सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट घटता है, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट घटता है। अगर वोल्टेज बढ़ती है करंट घटता है तो क्या ओम का नियम लागू होगा? यानी इससे क्या समझ में आया? ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या मिला? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ओम के नियम का पालन नहीं करता है? ट्रांसफार्मर नहीं करता है। क्या नॉन लीनियर प्रतिरोध काम करता है? नहीं, वह भी नहीं करता है। लेकिन साहब अगर कह दे कार्बन रजिस्टर तो बिल्कुल ओम के नियम का पालन करता है। विद्यार्थियों अब हम देखते हैं रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। इसमें रोटेटिंग पार्ट होगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है? दो भागों में और हम डिवाइड करते हैं, एसी मशीन और डीसी मशीन। मेरा ट्रांसफार्मर क्या है? एसी मशीन है, सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही काम करेगा। अगर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में हम जाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा साहब? आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगा। फिर हम जाते हैं सिंक्रोनस मशीन में। ये दोनों पार्ट किसका है? इंडक्शन
मशीन का है। किसका है? इंडक्शन मशीन का है। ये इंडक्शन मशीन कैसा है? एसी मशीन है। ठीक है कि नहीं? अब हम यहां आते हैं साहब, तो यह मेरा क्या है? अब साहब आपका एसी मशीन के अंदर सिंक्रोनस मशीन क्या है साहब? सिंक्रोनस मशीन। अब जो सिंक्रोनस मशीन है उसके भी दो पार्ट हैं, अल्टरनेटर है और दूसरा क्या है साहब? आपका सिंक्रोनस मोटर है। दूसरा क्या है? सिंक्रोनस मोटर है। अब आप सब तो जानते हैं कि हमारी जो मोटर और अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर को हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है कि नहीं? किस नाम से जानते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से। अब इन दोनों के अलावे, ये दोनों तो एसी मशीन थी, इसके अलावा मेरी एक क्या होती है? रोटेटिंग में डीसी मशीन होती है। डीसी मशीन के भी दो पार्ट है, डीसी जनरेटर और डीसी आपका मोटर। समझ गए कि नहीं? अब मैं एक बेसिक बात आपसे पूछ ले रहा हूं, मेरा मोटर क्या काम करता है विद्यार्थी जी? याद रखिएगा, मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। और मेरा जनरेटर क्या काम करता है? या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। लेकिन बेसिक बातें, ये चर्चा के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो भी मशीन रोटेट करती है, जिस भी मशीन में घूमने वाला हिस्सा होता है, उस मशीन में घर्षण के कारण भी हानियां होती हैं। तो एक बाकी जो हानि है वो सब तो है ही, लेकिन घर्षण के कारण जो हानि है उसे एक अतिरिक्त हानि का क्या होता है? विकास। और एडिशनल लॉसेस के कारण मेरी टोटल परिमाण लॉस की क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। अब जब टोटल परिमाण बढ़ती हैं तो मेरी दक्षता में भी क्या होगी? कमी हो जाएगी। यानी अगर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाए, आपको दे दिया जाए इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर और चौथा नंबर में ट्रांसफार्मर, निम्नलिखित में किसकी दक्षता सर्वाधिक होती है? बेहिचक आप जवाब देंगे ट्रांसफार्मर, क्योंकि बाकी चारों में से ट्रांसफार्मर के अलावे तीन जो हमारे डिवाइस हैं उन सब में रोटेटिंग पार्ट्स है। सब में क्या है? रोटेटिंग पार्ट है। आज जब रोटेटिंग पार्ट है तो घर्षण के कारण हानि क्या होगी? उसमें अधिक हो जाएगी। ये चीजें हैं, तो इसीलिए आपका क्या होगा? इफिशिएंसी घट जाएगी। अभी हमने आपसे एक चर्चा किया था, मेरा सीटी जो है वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रकार था, पीटी क्या है? बिल्कुल विद्यार्थी जी, तो अभी हमने चर्चा किया, क्या आपने महसूस किया है? यह भी क्वेश्चन पूछता है, सीटी एक प्रकार का क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है साहब? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मेरा पीटी क्या है? एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है साहब? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये तो जनरल आइडिया हम लोगों ने लिया। हम लोग उस मूल पॉइंट पर आते हैं। हमने अभी महसूस किया साथियों कि हमारी ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऊर्जा का क्या करती है? स्थानांतरण करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें पहला इलेक्ट्रिकल सर्किट कौन सा है? ये वाला आपका पहला इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, ये हमारी क्या है? दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये क्या है? दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट है। लेकिन आपका सर्किट 1 और सर्किट 2 क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। लेकिन वो कैसे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? चुंबकीय रूप से। कैसे जुड़ा है साहब? चुंबकीय रूप से। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, चुंबकीय रूप से कि इलेक्ट्रिकल वैद्युतिक रूप से? बिल्कुल, आपका जवाब क्या होगा? चुंबकीय रूप से। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। वैद्युतिक संबंध दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। कैसा संबंध है? चुंबकीय संबंध है। और ये चुंबकीय संबंध अगर बना भी है तो उसमें हमने माध्यम चुना है। किसको साहब? हमने माध्यम चुना है कोर को। किसको माध्यम चुना है? कोर को। और ये कोर मेरी जो होती है वो बेहतर क्वालिटी की चुंबकीय पदार्थ होती है। क्या होती है? ये बेस्ट क्वालिटी की मैग्नेटिक मटेरियल होती है।
और ये जो बेस्ट क्वालिटी की मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें हम लोग कैसे पदार्थ का चयन प्रायः करते हैं? इसमें हम लोग साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, किसका यूज करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो परमीएबिलिटी होती है, चुंबकनशीलता होती है, वह क्या होती है? मच मच ग्रेटर देन 1 होती है, एक से काफी ज्यादा होती है। यानी लगभग यह 100 से 1000 के बीच हुआ करती है। साथियों आप जानते हैं परमीएबिलिटी का, रासायनिक परमीएबिलिटी का क्या होता है यूनिट? इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है विद्यार्थी जी? इसका यूनिट होता है हेनरी प्रति मीटर, एच प्रति एम होता है। तो ये भी आपको प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या देखा आपने? हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम प्रयोग कर रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकनशीलता 1 से काफी अधिक होती है, 100 से 1000 के बीच हुआ करती हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक अच्छी गुणवत्ता का चुंबकीय पदार्थ है। इससे फ्लक्स का प्रवाह क्या होगा? बहुत सरलता से और बेहतर होगा। समझ गए? लीकेज भी इसमें ना के बराबर बहुत कम होगी। साथ ही साथ हमारी परमीएबिलिटी का क्या होता है यूनिट? हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है। अब ये सब बात तो जान लिए, लेकिन पदार्थ कौन सा होता है? बिल्कुल सही कहा साथियों, हमारी पदार्थ होती है CrGOS। ये CrGOS का पूरा नाम बताइए साहब। बिल्कुल सही कहा आप सभी लोगों ने, इसका पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील शीट, है ना? ये आपका होता है। अगर मेरे पास CrGS है तो हम यही यूज करेंगे, अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे। अब यहां आपसे छोटा सा सवाल है, सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी? ठीक है, 2 से 5% हुआ करता है ना? नॉर्मली हमारी सिलिकॉन क्या होती है? 2 से 5%। हालांकि हम सिलिकॉन की मात्रा को कम ही रखने का प्रयास करते हैं। क्यों कम रखते हैं साहब? बिल्कुल सही कहा, भंगुर नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। हालांकि हमारे प्रतिरोध को बढ़ाने का काम जरूर करता है, इससे एडी करंट को कमी आती है, लेकिन अगर इसको ज्यादा टाइट से कस दीजिए आप, जब वाइंडिंग कसिए तो क्या होगी? मेरी लिम्ब कमजोर हो जाएगी, हो सकता है वह टूट जाए। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके हम सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा क्या करते हैं? कम जो है साथियों इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, अब रहा क्या यहां पर? ये आपने महसूस कर लिया कि मेरी प्राइमरी, अब गौर करिएगा, शब्द आ गया प्राइमरी, शब्द आ गया सेकेंडरी। प्राइमरी वो वाइंडिंग होगी जिस वाइंडिंग में आप क्या करेंगे? सप्लाई देंगे। तो सप्लाई से जुड़ा हुआ जो वाइंडिंग होगा उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। मेरे लोड से जुड़ा हुआ जो वाइंडिंग होगा उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। समझ गए? प्राइमरी के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? 1। सेकेंडरी के लिए क्या लेते हैं साहब? 2 लेते हैं। तो गांठ बांध लेना मेरे विद्यार्थियों कि अगर सप्लाई से कोई वाइंडिंग जुड़ी हुई है तो उसे प्राइमरी कहेंगे, अगर लोड से कोई वाइंडिंग जुड़ी है तो उसे सेकेंडरी कहेंगे। यह ध्रुव सत्य है। अब यहां सवाल उत्पन्न होता है कि हमारा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये 2 बातें भी आती हैं। तो जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग होती हैं उसका कंसेप्ट है, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, उसका कंसेप्ट है ऐसी वाइंडिंग, ध्यान देंगे, ऐसी वाइंडिंग जिसमें क्या हो जाए? हाई वोल्टेज, HV का मतलब होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्या होता है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो जिसमें आपका नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपका ज्यादा है, अधिक है, वह क्या है? HV। ठीक है। और LV होता है लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब जरा गौर करिएगा, जिसमें हमारी क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी, वह आपकी क्या होगी? LV। ठीक है। और प्राइमरी वही होगा जो क्या होगा साहब?
आपके सप्लाई से जुड़ा होगा। सेकेंडरी वही होगा जो क्या होगा साहब, आपके लोड से जुड़ा होगा। तो जो मेरे सप्लाई से जुड़ी होगी वो प्राइमरी है, जो लोड से जुड़ी है वो सेकेंडरी। हो सकता है हम सप्लाई से एचवी को जोड़ दें, हो सकता है हम लोड से एलवी को जोड़ दें, या हो सकता है कि हम क्या करें, एचवी को सेकेंडरी, आप प्राइमरी को एलवी से जोड़ दें। मतलब आप कभी ऐसा नहीं सोचना है आपको कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग ही प्राइमरी होती है और लो वोल्टेज ही सेकेंडरी होती है। कंसेप्ट क्या है, जो सप्लाई से जुड़ी होती है वो प्राइमरी होती है, जो लोड से जुड़ी होती है वो सेकेंडरी होती है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं उसमें वोल्टेज भी अधिक होता है, इसीलिए उसको हाई वोल्टेज कहते हैं। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं वोल्टेज भी कम होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, लो वोल्टेज कहते हैं। लो वोल्टेज प्राइमरी हो सकता है, लो वोल्टेज सेकेंडरी हो सकता है, हाई वोल्टेज प्राइमरी हो सकता है, हाई वोल्टेज सेकेंडरी हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि किस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी होता है, किसमें सेकेंडरी होता है। पहले और कुछ बेसिक बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने ये देखा कि मेरी जो प्राइमरी की वाइंडिंग है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आप लोगों ने इतने दिनों से तैयारी किया है, यहां जो हम वाइंडिंग यूज कर रहे हैं किस पदार्थ का यूज कर रहे हैं, कॉपर का कर रहे हैं, एल्युमिनियम भी हम यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है हमारे लिए, कॉपर है। लेकिन क्या कॉपर का यूज कर रहे हैं तो बिना वार्निश किए हुए? अगर वार्निश नहीं करेंगे तो वाइंडिंग के ऊपर वाइंडिंग लपेटेंगे तो शॉर्ट नहीं कर जाएगा, स्वाभाविक रूप से कर जाएगा। तो ये क्या होता है, वार्निश किया हुआ रहता है, सुपर इनामेल्ड कॉपर होता है। यानी उस कॉपर के ऊपर से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि भाई इंसुलेशन है या नहीं है। उस कॉपर में आप जब देखेंगे तो हमारे कॉपर में क्या होगा, उसका जो कलर है एज इट इज आपको मिलेगा, लेकिन उसमें पारदर्शी हमने क्या किया है, कोटिंग की है, वार्निश की है। और इनामेल मतलब होता है लचीला। अगर आपकी कॉपर की तार लचीली नहीं होगी तो वाइंडिंग को आप अच्छे से लपेट नहीं पाएंगे। और आप तो जानते हैं वी आर नेवर यूजिंग लूज शंटेड वायरिंग एंड लूज वाइंडिंग। कभी भी वाइंडिंग को ढीला नहीं रखना चाहिए और वायरिंग को कभी भी लटका हुआ यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए साथियों, तो हमारे इस लिंब पर जो वर्टिकल भुजा, जो ऊर्ध्वाधर भुजा जिस पर वाइंडिंग को लपेटा जाता है उसे क्या कहते हैं, लिंब कहते हैं। तो यहां कितना लिंब है जरा पहचानिए। ये लिंब 1 है और ये क्या है मेरा, लिंब 2 है। ये क्या है, लिंब 2 है। यह जो मेरा ये जो आपका चकोर चकोर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चकोर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ये कोर क्या काम करता है साथियों, लो रिलक्टेंस पाथ है। आप एक छोटी सी बात समझिएगा, हमारे कंडक्टर में धारा को प्रवाह होने से रोकने का काम कौन करता है, रजिस्टर करता है। कौन रोकने का काम करता है, रजिस्टर करता है। प्रतिरोध यानी धारा के प्रवाह का अवरोध करने वाले अवयव को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। द कंपोनेंट व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रजिस्टर। ऐसा एलिमेंट जो किसी चालक से होकर धारा के प्रवाह को रोकता है उसे रजिस्टर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी चुंबकीय पदार्थ से होकर फ्लक्स के प्रवाह को जो रुकावट पैदा करने वाला अवयव है उसे क्या कहा जाएगा, रिलक्टेंस कहा जाएगा। तो ये हमारी बाधा पहुंचा रही है। बाधा किसमें कम पहुंचेगी, जो उच्च गुणवत्ता का चुंबकीय पदार्थ होगा। इन्हीं कारणों से हम लोगों ने किसका यूज कर लिया है, CRGS का किया है और सिलिकॉन स्टील का यूज किया है। अब इसकी मदद से क्या होता है, हमारी जो फ्लक्स है वह बड़े आराम से आपके प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन में जाती है। और इस फ्लक्स का मान यहां क्या है, नियत है, उसके भी मान में बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ रहा हूं और मेरा विश्वास है कि आप जवाब देंगे। सबसे पहले, ट्रांसफार्मर कैसा यंत्र है, अस्थिर की घूमने वाला, अस्थिर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि कितनी होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता समान रूप से कितनी होती है, 97 से 99 होती है। ट्रांसफार्मर में कितने इलेक्ट्रिकल सर्किट जुड़े होते हैं, 2 सर्किट जुड़े होते हैं। 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट आपस में वैद्युतिक रूप से जुड़े होते हैं
या चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं? चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। वैद्युतिक रूप से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो वैद्युतिक प्रतिरोध इसको कितना मिल रहा है बताइए? अनंत मिल रहा है। जब सेपरेट है, ओपन है, आइसोलेटेड है, अलग है, तो अनंत का क्या है साहब? प्रतिरोध है। कम रहेगा तो कनेक्शन होकर के धारा तुरंत तक चली जाएगी। मतलब स्पष्ट है साहब। हमारी क्या होती है, आपसे अगर पूछा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच, हमारी प्राइमरी इधर, मेरी सेकेंडरी इधर, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच, दोनों वाइंडिंगों के बीच टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जहां पर मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से आइसोलेटेड होती है, इन दोनों वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध कितना होता है? बिल्कुल सही कहा साहब। धारा का मान जो हो, लेकिन मेरी प्रतिरोध क्या होती है? अनंत होती है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल और है, अगर प्रतिरोध अनंत होती है तो इनके बीच धारा कितनी जाती है? 0। प्रतिरोध अनंत है तो धारा कितनी प्रवाह होगी? जीवन भर याद रखना, दो अवयवों के बीच यदि हमारी क्या है, प्रतिरोध अनंत है, तो धारा कितनी जाएगी? 0 चली जाएगी। अब एक और छोटी सी बात साहब, प्राइमरी इधर से, सेकेंडरी इधर से, इसका आगमन इधर हो रहा है और यह क्या हो रही है? यहां से आपकी बाहर जा रही है। ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। मेरे दाहिने हाथ से बाएं हाथ तक पहुंचना है तो आप कितनी दूरी तय करिएगा? 180 की तय करिएगा। यहां से चल करके ऐसे आएंगे, 180 का दूरी तय करेंगे। यानी आपके बाएं का दायां एंटी फेज है, दाएं का बायां एंटी फेज है। कोई भी दो इलेक्ट्रिकल राशि जब एक दूसरे के एंटी फेज होती हैं तो कितने का कोण बनता है? 180 का बनता है। विद्यार्थी गांठ बांध लीजिए, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं? कोई दो वैद्युतिक राशि एक दूसरे के एंटी फेज में है, कितने का वैद्युतिक कोण बनेगा? 180 का बनेगा। फेजर डिफरेंस कितने का होगा? 180 का होगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए। तो आपसे यह भी पता चल गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो प्रतिरोध होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अनंत होता है। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच सीधे धारा का संचलन नहीं होता है, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। प्राइमरी वो वाइंडिंग होती है जो सप्लाई से जुड़ी होती है, सेकेंडरी वो वाइंडिंग होती है जो लोड से जुड़ी होती है। जिस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है उसका वोल्टेज अधिक होता है, वो हाई वोल्टेज होती है। जिस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है वो लो वोल्टेज होता है, उसमें वोल्टेज भी हमारी क्या है? कम होती हैं। समझ गए साहब? ये जो जुड़ी हुई हैं आपस में चुंबकीय रूप से जुड़ी हैं। हमारा जो यह CrGoS है या हमारा जो साहब सिलिकॉन स्टील है वह क्या काम कर रहा है? वह साहब इसको लो रिलक्टेंस पाथ दे रहा है, मतलब कम प्रतिष्ठभ वाला रास्ता दे रहा है। हमारे फ्लक्स को धड़ल्ले से प्रवाह होने के लिए क्या कर रहा है? ये एक रास्ता प्रदान कर रहा है। अब इतनी सारी बातें जब आप समझ गए तो मैं आपसे एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूं। कुछ फ्लक्स आप यहां देख रहे हैं तस्वीर में, अंदर अंदर से जा रहा है, और कुछ फ्लक्स है जो इधर उधर क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। जो फ्लक्स अंदर से जा रहा है वह मेरा क्या है साहब? यूजफुल फ्लक्स है। वह क्या है? यूजफुल फ्लक्स है। और जो बाहर बाहर जा रहा है वह मेरी क्या है? लीकेज फ्लक्स है। क्या है? लीकेज फ्लक्स है। क्या आप कभी चाहेंगे मेरा लीकेज फ्लक्स ज्यादा हो? नहीं। किसी भी हाल में 2 से 3% से अधिक लीकेज फ्लक्स हमारा नहीं होना चाहिए। लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होती है जो निर्धारित रास्ते से होकर नहीं जाती, उसके बाहर से क्या होती हैं? सर्कुलेट करती हैं। अब एक छोटा सा सवाल यहां और उठ रहा है, आखिर बाहर से ही लीकेज फ्लक्स क्यों चली जाती है? करंट तो नहीं जाती है। बिल्कुल सही बात है साहब। एयर इज नॉट ए परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर। हवा विद्युत का एक बहुत अच्छा कुचालक है और सबसे सस्ता कुचालक है, लेकिन हवा हमारे चुंबकीय कुचालक नहीं होता। थोड़ी सी कमी जरूर आती है लेकिन 100% कुचालक नहीं होता। इसीलिए थोड़ा बहुत फ्लक्स क्या होती है? आपके इधर उधर के भाग से भी चली जाती है। अब आइए यहां हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर साहब
कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, हमारा पावर भी क्या था साहब, कांस्टेंट था। अब चलिए हम यहां कुछ बातों को देखने का प्रयास करते हैं। ये रहा मेरा ट्रांसफार्मर का कोर, लेकिन इस कोर में आपने एक और छोटी सी बात देखी साहब कि इस पर हमने लगा दिया वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग में हमने जोड़ दिया सप्लाई, ठीक है। और यहां हमारा क्या है, दूसरी वाइंडिंग, इसके साथ हम क्या कर दिए, लोड को जोड़ दिए। किसको जोड़ दिए, लोड को जोड़ दिए। यहां पर हमें जो करंट प्राप्त हो रही है वो I2 है, यहां जो वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो V2 है, यहां हमारा सप्लाई वोल्टेज V1 है, यहां करंट मेरी I1 है। समझ गए साहब। इस जगह पर जो मेरा EMF इंड्यूस होगा वह कितना होगा, E1 होगा। इस जगह पर जो मेरी EMF इंड्यूस होगी क्या होगी, E2 होगी। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वह क्या है, N1 है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वह क्या है, N2 है। टर्न्स मतलब फेरों की संख्या। अब यहां गौर कीजिएगा, इस बीच से हमारी क्या जा रही है, आपका फ्लक्स, और वही फ्लक्स दोनों वाइंडिंग को क्या कर रही है, लिंक कर रही है, जोड़ रही है। मेरे विद्वान मित्रों, प्राइमरी के सभी साइड के कंपोनेंट के लिए, प्राइमरी के सभी कंपोनेंट के लिए हमने V1 वोल्टेज रखा, I1 करंट माना, E1 EMF माना, N1 हमने क्या माना साहब, टर्न माना। सेकेंडरी के लिए हमने क्या रखा साहब जी, सेकेंडरी के लिए हमने I2 करंट माना, V2 वोल्टेज माना, N2 हमने टर्न माना, और E2 हमने क्या माना, EMF माना। ठीक है। अब आपसे मेरी चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो मेरे प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज हमें मिलने लग जाती हैं या एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। आखिर किस सिद्धांत पर यह ट्रांसफार्मर काम करता है, समझ गए। तो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है, इसका जो कार्य प्रणाली है वह किस पर निर्भर करता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अन्योन प्रेरण। क्या है साहब, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कैसा अन्योन प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या है साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण है तो ये मेरे अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है। अन्योन प्रेरण का मतलब क्या है, आपके भूखे रहने से यदुवंशी जी खाना छोड़ देते हैं तो मतलब आपसे कितना उनका चिंता है बताइए, है ना। ऐसी मित्रता होनी चाहिए, कृष्ण और सुदामा की जैसी मित्रता है, स्वाभाविक सी बात है। तो कहने का सीधा तात्पर्य है कि हमने क्या किया है, प्राइमरी में जो हमारी फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है उसके वजह से क्या होती है, सेकेंडरी के साथ भी लिंकिंग होती है, और सेकेंडरी के साथ मेरा फ्लक्स आसानी से जुड़ जाए इसके लिए हमने क्या किया है, इसमें कोर लगा दिया है, और वह कोर क्या है, CrGoS का है या सिलिकॉन स्टील का है। समझिए कि नहीं। अब जो है विद्यार्थी जी गौर करिएगा, यह जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसका सिद्धांत किसने दिया था साहब, बिल्कुल सही कहा, किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। फैराडे साहब ने जो सिद्धांत दिया था म्यूचुअल इंडक्शन का, उसमें दो नियम उन्होंने दिए। उन्होंने पहला नियम बताया, क्या बताया, जरा कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही है। हमारे फैराडे साहब ने कहा यदि क्या हो, मेरी कंडक्टर अस्थिर हो और उसके बीच में क्या किया जाए, अस्थिर कंडक्टर के बीच में अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस किया जाए, अस्थिर कंडक्टर के बीच में अगर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाए तो ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र हमारे अस्थिर कंडक्टर को काटता है और ईएमएफ उत्पन्न होती है। पहला स्टेटमेंट। यह व्यवस्था कहां पर है, अल्टरनेटर में, जहां बहुत अधिक मात्रा में एसी का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने दूसरे नंबर पर कहा यदि हमारी कंडक्टर क्या हो, घूमे और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर रहे,
यानी अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर घूमता हुआ कंडक्टर हो, ये घूमता हुआ कंडक्टर मेरे अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, ईएमएफ उत्पन्न होती है। ये चीजें कहां पर होती हैं? डीसी जनरेटर में होती है, समझ गए। लेकिन दोनों जगह पर आपने देखा, कहीं पर फ्लक्स घूम रही है, कहीं पर क्या घूम रहा है? कंडक्टर घूम रही है। अब उस स्थिति में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वह मेरा कैसा ईएमएफ होगा? डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्या होगा? डायनामिकली, गतिशील, गति के कारण। लेकिन अगर विद्यार्थी जी मेरा तो यहां पे कुछ घूम ही नहीं रहा है, यहां तो सब कुछ अस्थिर है, वाइंडिंग भी अस्थिर है, कोर भी अस्थिर है, कुछ घूम ही नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगा साहब जी? अब ऐसी परिस्थिति में फैराडे साहब ने कहा यदि कंडक्टर भी अस्थिर हो, चुंबकीय क्षेत्र आपका अगर क्या हो? अल्टरनेटिंग नेचर का हो, यानी मेरी फ्लक्स का मान परिवर्तित हो, तब यह परिवर्तनशील हमारी फ्लक्स निश्चित रूप से क्या करती है? ईएमएफ उत्पन्न कराने के लिए जिम्मेदार होती है, और वो ईएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। और उस आधार पर यहां पर काम होता है। यहां मेरी चुंबकीय फ्लक्स कैसे परिवर्तित करती है? एसी सप्लाई के कारण करती है। आप सब ने देखा है साहब, हमारी जो एसी साइनोसॉइडल होती है ना, ध्यान रखिएगा, मेरी एसी साइनोसॉइडल वेव जो होती हैं, इधर आपका ओमेगा टी है, इधर आपका वी और आई है। आप देख रहे हैं 0 से चला है, π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू, पाई पर वापस क्या हो गया? 0। यहां क्या होगा? 3π/2 पर आपका फिर से निगेटिव वैल्यू, यहां पॉजिटिव में मैक्सिमम, यहां निगेटिव में मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। फिर यहां 2π पर आपका क्या हो गया? 0। यानी आपका 360 का क्या होता है? हमारे एसी का एक साइकिल होता है। क्या होता है? एसी का एक साइकिल। याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल कितने की होती है साहब? 360 डिग्री की। 360 डिग्री को क्या कहते हैं? 2π रेडियन कहते हैं। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। 2π रेडियन बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर कितना साइकिल? एक साइकिल पूरा होता है। एक धनात्मक और ऋणात्मक, यानी अधिकतम महत्तम, यानी महत्तम और न्यूनतम मान को प्राप्त करना ही आपका क्या है? कंप्लीट साइकिल का एक एसेस कहलाता है। यानी वंस कंप्लीट साइकिल को हम लोग कैसे स्वीकार करेंगे? जब ये एक बार में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को और फिर न्यूनतम मान को क्या करेगी? प्राप्त कर लेगी, तो क्या माना जाएगा? एक साइकिल। इसका नेचर कैसा है? अल्टरनेटिंग है। दिशा और मान दोनों प्रतिक्षण प्रतिपल क्या हो रहा है? बदल रहा है। मेरे विद्वान साथियों, यहां पर आई का मान क्या होगा? आई एम साइन ओमेगा, क्या होगा आई का मान? आई एम साइन ओमेगा टी होगा। मेरे विद्वान साथियों, आप जरा समझ लीजिए, जब यहां भी हमने इसको साइनोसॉइडल दिया है करंट, तो मेरी फ्लक्स कैसी होगी? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि सप्लाई दिया है चेंजिंग वाला, अल्टरनेटिंग वाला, तो सरकार आपका फ्लक्स भी कैसा होगा? अल्टरनेटिंग होगा। नेचुरल सी बात है। मांस मदिरा का भक्षण करेगा तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से तुम्हारा स्वभाव जो है सो दूसरे तरह का ही होगा, आक्रांता वाला स्वभाव होगा। शाकाहारी रहोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? क्रोध वगैरह कम आएगा, शांतचित्त मन रहेगा, है कि नहीं? पढ़ने लिखने में भी अच्छा लगेगा। नेचुरल सी बात है। नहीं तो हमेशा ध्यान रहेगा कि मीठे मांस चले तो अच्छा है, सावन काहे आ जाता है, दुर्गा पूजा काहे हो जाता है, ये सब टेंशन हो जाएगा कि 20 दिन नहीं खा पाएंगे, ये सब होता है। इसीलिए साहब जी, जब हमने इसको फ्लक्स, हमारी करंट जब एसी है तो मेरी फ्लक्स भी कैसी होगी? अल्टरनेटिंग होगी। तो सरकार, हम यहां जो फ्लक्स मेरा जा रहा है, ये फ्लक्स का क्या आप लिखिएगा वैल्यू? फाई एम साइन ओमेगा टी। जरा सा बताइएगा साहब, मेरी जो फाई एम साइन ओमेगा टी मैंने लिखा है या आई एम साइन ओमेगा टी लिखा है, ये कौन सा मान है? डिप्लोमा वाले विद्यार्थी बताइएगा जरा सा, कौन सी वैल्यू है? ये तात्क्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्कालिक मान है, अभी का अभी, तुरंत का तुरंत, इसी क्षण जो मान है वो है। याद रखना, ये फाई मेरा कौन सा वैल्यू है?
इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है साहब। ठीक उसी प्रकार मेरी यहां जो I बराबर Im sin ओमेगा टी है, कौन सी वैल्यू है? तात्क्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस मान है। ये Im कौन सा मान है? ये फाइम कौन सा मान है? मैक्सिमम मान है, पीक मान है। कौन सा मान है? मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है। विद्वान साथियों, आप लोग तो काफी मेहनत करते हैं, जरा सा ये बता दीजिए मेरा क्या है? Vm है, मेरा क्या है? Vrms है, मेरा क्या है? V एवरेज है। कौन सबसे बड़ा होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात है, Vm सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन होगा? Vrms होगा। सबसे छोटा कौन होगा? V एवरेज होगा। तो किसी भी अल्टरनेटिंग राशि में, किसी भी साहब परिवर्तनशील राशि में, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में मेरा मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, मेरी आरएमएस उसके बाद होती है, उसके फिर आगे चले जाइए एवरेज सबसे कम होती हैं। ये तीनों राशियां, ये तीनों मान सिर्फ हमको कहां मिलते हैं? एसी में कि डीसी में? सिर्फ एसी में मिलते हैं। कहां मिलते हैं साहब? सिर्फ एसी में मिलते हैं। अब जब आपने देखा कि मेरी फ्लक्स किस स्वभाव की है? अल्टरनेटिंग स्वभाव की है। जैसे आपने अल्टरनेटिंग करंट दिया, तुरंत आपकी क्या हुई? हमारे इस लिंब में किसका विकास हुआ? अल्टरनेटिंग फ्लक्स का। और वो फ्लक्स जब यहां अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमारे इस अस्थिर कंडक्टर को क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, तो यहां क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। यहां तो ईएमएफ उत्पन्न हो गया, लेकिन अब वही फ्लक्स फिर आपके लो रिलक्टेंस पाथ से सर्कुलेट होकर कहां चली जाती हैं? मेरे सेकेंडरी सेक्शन में चली जाती हैं। फिर इसके साथ इसका क्या होता है? लिंकिंग होता है, और तब जाके फिर यहां क्या होती है? ईएमएफ E2 उत्पन्न होती है। और इस E2 के कारण वापस हमें क्या प्राप्त होता है? V2 प्राप्त हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, हम लोग तो जो चर्चा कर रहे हैं वह एक प्रैक्टिकल चीजों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आइडियल कंडीशन की हम बात करें तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा? दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो। हम सब जानते हैं, लिटिल बिट है, थोड़ा बहुत है, कम है, मिनिमम है, लेकिन जीरो है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपकी क्या हो जाएगी? अगर आप प्रैक्टिकल में जाइएगा तो लॉस होगी। हम आइडियल कंडीशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? मेरे इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। आइडियल केस में मेरे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का प्रतिरोध शून्य होगा। जब प्रतिरोध शून्य होगा तो कॉपर लॉस शून्य होगा। स्वाभाविक सी बात है। फ्रिक्शन लॉस ऑलरेडी क्या है? शून्य है। स्वाभाविक सी बात है। लीकेज फ्लक्स शून्य होगा, स्वाभाविक सी चीज है। उसके बाद आपका E1 और E2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मेरा V1 V2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा। लॉसेस क्या होगी साहब? जीरो होगी। इफिशिएंसी क्या होगा साहब? 100% होगी। तो हम लोग आइडियल को स्टैंडर्ड मान करके क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ क्या करते हैं हम लोग? आइडियल कंडीशन को ही स्टैंडर्ड मान करके प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहां से हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहली चीज तो आपने इस पूरे परिचर्चा में यह समझा कि मेरा ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर क्या है? काम करता है। और इसका जो कार्य सिद्धांत है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या है साहब? आधारित है। यानी सप्लाई तो हम प्राइमरी को देते हैं, लेकिन मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से, चुंबकीय प्रेरण की वजह से, और वो भी चुंबकीय प्रेरण कैसा? अन्योन्य प्रेरण की वजह से प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ क्या होती है? मेरे फ्लक्स की लिंकिंग होती है, और सेकेंडरी में भी हमारा क्या होता है? ईएमएफ हमको प्राप्त होता है। और जो ईएमएफ हमको मिलता है वह कौन सा ईएमएफ है? स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। मेरा ट्रांसफार्मर और सोलेनॉइड और हमारा चोक, ये सब जो है इसमें आपकी कैसी ईएमएफ होती है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। तो पहली बात जो थी फैराडे साहब की वो तो यही थी कि या तो चुंबकीय क्षेत्र को अस्थिर रखिए, उसके बीच में कंडक्टर को घुमाइए, ईएमएफ मिलेगा। दूसरी बातें थी या तो आप कंडक्टर को अस्थिर रखिए, चुंबकीय क्षेत्र घुमाइए, ईएमएफ मिलेगा, या आप चुंबकीय क्षेत्र को अस्थिर रखिए, कंडक्टर घुमाइए, ईएमएफ मिलेगा। डायनामिक में था। लेकिन स्टैटिक में था कि भाई अल्टरनेटिंग नेचर का आप फ्लक्स दे दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, अल्टरनेटिंग नेचर का क्या करिए?
फ्लक्स दे दीजिए तब भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये तो पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट उनका था, यदि आपने फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर का दे भी दिया तो जो मेरी ईएमएफ उत्पन्न होगी उसका मान कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के समानुपाती होगी। बिल्कुल साहब, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो मेरे फ्लक्स के मान के क्या होगा? परिवर्तन के समानुपाती होगा। यानी यहां से फैराडे के नियम से साहब जी याद रखिएगा, फैराडे के नियम से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? E बराबर एन डी फाई बाय डी टी प्राप्त हो जाता है, जहां n आपका क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, डी फाई बाय डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। मेरे विद्वान साथियों, अगर आपने यहां पे अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया है तब तो आपका फ्लक्स अल्टरनेटिंग मिला है, लेकिन यदि आप यहां डीसी देते तो क्या आपका फ्लक्स चेंज करता? मैंने अभी बताया था ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग, अगर कांस्टेंट करंट देंगे तो फ्लक्स भी कांस्टेंट। क्या होगा विद्यार्थी? फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। 25 दिन है विद्यार्थी जी, अब प्रतिदिन 3 नंबर लूटना है, इसीलिए कितना एक्टिव रहना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा। और इस बार के रेलवे ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आप पहले से परीक्षा की तैयारी के लिए सचेत नहीं हैं तो आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय है। आपका लक्ष्य यदि है असिस्टेंट लोको पायलट, आपका लक्ष्य यदि कोई पर्टिकुलर जॉब पाना है तो आप उसके लिए शुरू से ही प्रयत्नशील रहिए, नहीं तो पहले ये हो जाएगा तब, अब फिर ये हो जाएगा तब, इस चक्कर में रहेंगे तो आपसे संभव नहीं हो पाएगा और कम समय में मेहनत आपको ज्यादा करनी ही पड़ेगी। बाकी कोई उपाय साथियों नहीं है, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ये ध्यान लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा। सिर्फ रट लेने से ही सफलता नहीं मिल जाएगी, रटने के साथ साथ चीजों को क्या करना पड़ेगा? समझने का भी प्रयास करना पड़ेगा। ये जान लीजिए, ठीक है कि नहीं? जादू का छड़ी भी कोई ऐसा नहीं है जिस छड़ी के चमका देने से आपका नौकरी लग जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये तभी संभव है जब मेरे साथ आप भी मेहनत करने में लग जाइएगा, तब जाके ये संभव है। समझिए कि नहीं? और जो चीज पढ़कर जाएंगे उसको घर पर तुरंत रिवीजन करिए। क्या करिए? तुरंत रिवीजन करिए, ठीक है कि नहीं? और किताब तो रुक्मिणी प्रकाशन की जो बुक है उसी को क्या करना है? फॉलो करना है। चलिए साहब, बिल्कुल बिल्कुल, इंजीनियर साहब का आदेश आ गया है। साहब हम तो सेवक हैं, मेरा काम ही आपकी सेवा करना है, उसी सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? आपकी आज्ञा का पालन ही हमको सदैव करना है। आइए साहब, अब यहां से क्या हो गया? E बराबर एन डी फाई बाय डी टी। ये मेरी क्या है साहब? स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो रहा हो, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, उंगली करने चले ही आते हैं, उनका नेचर होता है। आप कुछ भी कर लीजिए वो गाली देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए वो कुछ ना कुछ आपको अंग बोलेंगे, उनका काम बोलना है। लेकिन याद रखिएगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। इसीलिए लेंज साहब वहां पर आ गए। मैं लेंज साहब के बारे में कह रहा हूं, आप कुछ और समझ लिए। लेंज साहब आ गए। लेंज साहब ने कहा कि सब कुछ तो फैराडे जी आप ठीक किए हैं, लेकिन गड़बड़ कहां कर दिए साहब? उन्होंने कह दिया कि जरा गौर कीजिएगा, जो दिशा मेरे धारा की है, जिस धारा के कारण फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, समझ गए कि नहीं? अब फिर उसी फ्लक्स से मेरा ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो ओरिएंटेशन जिसके कारण हुआ है उसका विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी हमारी धारा की दिशा के क्या है? विपरीत आपका ईएमएफ हो रहा है। यानी कॉजेज अपोज द रीजन, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसी का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। यानी स्पष्ट है साहब, क्या हो गया? माइनस एन डी फाई बाय डी टी। यानी फैराडे साहब का नियम सिर्फ इतना है, E बराबर एन डी फाई बाय डी टी। लेकिन लेंज साहब वहां आ गए, उन्होंने माइनस लगा दिया, और ये माइनस यहां डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। माइनस क्या करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यह भी क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है
क्या साहब? कॉजेज अपोज द रीजन। जिस धारा के कारण ईएमएफ उत्पन्न होती है उसकी दिशा ईएमएफ की दिशा के विपरीत होती है। यह किसने प्रतिपादित किया है? आप कहेंगे लेंज ने प्रतिपादित किया है। कंसेप्ट क्लियर? अब विद्यार्थी जी आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा है कि हमारा यह तो ईएमएफ नियम के अनुसार है, लेकिन मेरे इस ट्रांसफार्मर में ईएमएफ कितनी हो रही है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थी जी आपको न्यूमेरिकल बनवा करके छोड़ेंगे। 3 नंबर का सवाल है, आप जरा देख लीजिएगा। अब हम यहां से चले जाते हैं, मेरे ट्रांसफार्मर के ईएमएफ की बात हो रही है, तो मेरा प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ E1 क्या है? ये आपका प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ है और इसका मान आप ध्यान रख लीजिए क्या होता है? 4.44 IMF/N1 होता है। इकाई क्या होगी विद्यार्थी जी? वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जरा E2 की बात करें साहब, ये कितना होगा? 4.44 IMF/N2 होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा? वोल्ट में होगा। मेरे विद्वान विद्यार्थियों जरा ध्यान दीजिएगा, ये फाइम देखिए दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल। मेरा फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं है? यानी आप क्या देख रहे हैं? मेरे फ्लक्स के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मेरे फ्रीक्वेंसी के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मेरा N1 N2 के कारण मान क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। झारखंड से आए विद्यार्थी आप भी जरा देख लीजिए क्या क्या यहां से महसूस हो रहा है। मेरा E1 किसके समानुपाती है? N1 का। मेरा E2 किसके समानुपाती है? N2 का समानुपाती है कि नहीं है विद्यार्थी जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं साहब? अब आपको यह बताना है, मैंने अभी आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या की थी साहब? परिचर्चा की थी। और आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने कहा था कि मेरे आइडियल ट्रांसफार्मर में मेरा लॉस कितना होता है? मेरा लॉसेस आपका 0 होता है। मेरी इफिशिएंसी क्या होती है? 100% होती है। जब कटारिया साहब जब हमारी क्या होती है? इफिशिएंसी 100% होती है, तो E1 भी किसके बराबर होगा? E2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? जब E1 E2 के बराबर हो जाएगा तब पढ़े लिखे विद्यार्थियों अब यहां छोटी सी चीज हमको बताने का कष्ट करिए। जब E1 E2 के बराबर होगा तो आइए जरा हम उन चीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। साहब आप E1 बटे E2 करिए तो क्या हो जाएगा? चलिए साहब हम यहां कर लेते हैं। E2 बटे E1 बराबर सब अगर रखिएगा भी तो 4.44 IMF/N2 अब बटा 4.44 IMF/N1 सब कटेगा, क्या बचेगा? N2/N1 बचेगा। साथियों यहीं से एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। क्या होता है? इसको K से सूचित करते हैं। यह होता है साहब ध्यान रखिएगा V2/V1 बराबर E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 दैट मस्ट बी इक्वल टू K होता है। विद्वान साथियों अगर यहां आपसे पूछे टर्न रेशियो, क्या पूछे? टर्न रेशियो, तब आप क्या कहेंगे? N1/N2 कहेंगे। हमेशा याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछेगा तब V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2। अगर आपसे कहे टर्न रेशियो N1/N2, समझ गए क्या होगा? N1/N2 होगा। इसे भी याद रखना। अगर कहे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो वैज्ञानिक साहब बताइए क्या हो जाएगा? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो वह किसके बराबर? 1/K। अब मामला पलट जाएगा, क्या होगा? V1/V2 बराबर E1/E2 बराबर आपका N1/N2 बराबर आपका I2/I1 हो जाएगा। ये मेरी क्या है साहब? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। अब ये सारी बातें जब आप समझ गए तो यहां से एक छोटी सी चीज समझने का प्रयास करिए। इस जगह से हमें क्या क्या रिलेशन मिल सकता है? इस जगह से हमें जो रिलेशन मिल सकता है उसमें जरा गौर कर लीजिएगा। हम नहीं बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं।
अगर आपके पास क्या दिया है, V2 बाय V1 बराबर क्या है, N2 बाय N1 है ना। अगर हमारे पास N2 मालूम है, N1 मालूम है, V1 मालूम है, V2 निकालने के लिए कह रहा है, क्या करिएगा साहब, कोना कोनी गुना करिए, क्या होगा, V2 बराबर N2 इंटू V1 बटा N1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से आपको V1 निकालने के लिए कहेगा, क्या कीजिएगा, V2 N1 बटा आपका क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, है कि नहीं है। यहीं से आपको N1 निकालने कहेगा, बताइए जल्दी, V1 N2 बटे V2 हो जाएगा। यहीं से आपको N2 निकालने कहेगा, बताइए जल्दी, V2 N1 अब बटा आपका क्या होगा, V2 हो जाएगा, सॉरी V1, यहां क्या हो जाएगा, V1, V2 N1 बाय V1। तो इस तरीके से आपको जो भी राशि दी जाएगी पलट के निकाल लेंगे। यदि हम यहां आ जाए, हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, N2 बाय N1 इक्वल टू I1 बाय क्या है आपका I2, यहां से भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका, अगर I1 निकालना है तो N2 इंटू I2 बटे N1 हो जाएगा। अगर हमको I2 निकालना है तो क्या हो जाएगा साहब, जल्दी बताइए, N1 I1 बटे N2 हो जाएगा। इतना ही नहीं साथियों, और भी कई रिलेशन आपको मिलेंगे। V2 बाय V1 बराबर क्या है, K है, हम यहां से कर सकते हैं V2 बराबर K इंटू V1, कोई दिक्कत। साहब जी अभी आपने क्या देखा, I1 बटे I2 बराबर क्या है, K है, यहां से आप कर सकते हैं I1 बराबर K इंटू I2। तो जो भी डाटा आपको दिया रहेगा बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें कष्ट नहीं है। अब जरा हम लोग यहां पर एक छोटी सी चर्चा और करते हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है साहब कि हमने तो अभी एसी सप्लाई दिया था ट्रांसफार्मर को, तो बड़े आराम से हमारा ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन की तरफ वोल्टेज और करंट को ट्रांसफर कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हमारी पावर दोनों जगह क्या थी, सेम थी, है कि नहीं है। यानी आपकी पावर दोनों जगह क्या थी, सेम थी। मतलब आप क्या कहेंगे, KVA1 मस्ट बी इक्वल टू क्या है, KVA2 है साहब। KVA1 किसके बराबर है, KVA2 के बराबर है। अब जो मेरा KVA1 है इसे आप लिख सकते हैं V1 I1, आप बराबर लिख सकते हैं V2 I2, कोई दिक्कत विद्यार्थी जी, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से आप गौर कर लीजिए, इस जगह से हम अगर चर्चा करें तो I1 बराबर नहीं हो जाएगा V2 I2 बटे V1, बिल्कुल हो जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए कभी आपको KVA ही 1 दिया हुआ है ना, और आपको V2 मालूम है, I1 आपको मालूम नहीं है ना, तो आप कैसे निकालिएगा। यहां से आप I1 निकालने के लिए KVA1 आप बटा नहीं V2 कर दीजिएगा, कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा। अगर V2 निकालना होगा तो KVA1 बटा I1 कर दीजिएगा या I2 कर दीजिएगा, जो भी आप वैल्यू दिया रहेगा। मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, KVA1 KVA2 प्राइमरी के तरफ का पावर सेकेंडरी के तरफ का पावर हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। इसीलिए हमको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसा सिचुएशन दिया रहेगा, यहां I2 पूछेगा तो हम V2 से भाग दे देंगे, I1 पूछेगा तो क्या करेंगे, V1 से। अगर I1 पूछेगा तो क्या करेंगे, KVA1 बटा हम क्या कर देंगे, V1 कर देंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। मेरी चर्चा आप थोड़ी सी किधर मुड़ रही है, मैंने अभी आपसे कहा था कि एसी सप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो सारा काम हो रहा है। अल्टरनेटिंग नेचर का मेरा फ्लक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। पहला चीज तो आपने देखा कि मेरी फ्लक्स होगी कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट होगी तो ईएमएफ वगैरह के उत्पन्न होने की बात ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है कि नहीं। आउटपुट में तो हमको कुछ मिलने नहीं जा रहा है, ये तो बात ही मेरा चला गया। दूसरे नंबर पर उस डीसी सप्लाई देने के कारण हमारी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेरे प्राइमरी के सापेक्ष क्या होगी, सर्कुलेट करने लगेगी, ठीक है। उस करंट का टर्मिनेशन तो हो नहीं पाया, यूटिलाइजेशन तो हो नहीं पाया, वह तो अस्थिर चुंबकीय फ्लक्स का विकास किया, क्योंकि जैसा सप्लाई देंगे वैसा फ्लक्स होगा। और अस्थिर चुंबकीय फ्लक्स होने के कारण हमारी क्या हो गई साहब, हीट I²R बहुत ज्यादा हो गई। और उस I²R हीट लॉस के कारण मेरी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, गांठ बांध लेना। अगर ट्रांसफार्मर पर विद्यार्थी जी, वो बीटेक वाला विद्यार्थी कहां है जी, आया है कि नहीं। चलिए, तो हमारा क्या होता है,
ITI इंस्ट्रक्टर बन गया, इसीलिए अब क्यों आएगा, ज्वाइन करने वाला है अब, समझे कि नहीं? हम बताए थे कि नहीं तुम लोग? बिल्कुल, उसका रिजल्ट उसी दिन आ गया, लगाए भी थे, हम पोस्ट भी किए थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल से था, NIT जमशेदपुर का छात्र था, मेरा पुराना विद्यार्थी था, बोले भी थे कि वो रिजल्ट उसका होना ही होना, हो गया। ITI इंस्ट्रक्टर में अच्छा जॉब है, गवर्नमेंट कॉलेज में, बिहार गवर्नमेंट ITI में, ठीक है ना। ज्वाइनिंग जल्दी ही देगा, समझे कि नहीं? आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। चलिए, तो अब यहां पर जो है, जब हम DC सप्लाई दे रहे थे, जब हम DC दे रहे थे, गांठ बांध लेना, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है, DC सप्लाई देने पर सर्वप्रथम कौन सी वाइंडिंग जलेगी? सर्वप्रथम कौन सी जलेगी? क्योंकि सीधा संपर्क किससे है? प्राइमरी से। सीधा संपर्क किससे है? प्राइमरी से। कंसेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी? अब चलिए, तो अब हम लोग एक बार निचोड़ एनालिसिस करते हैं, फिर इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आप बनाइए। निचोड़ क्या क्या देखा आपने? मेरे आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर का लॉस कितना? जवाब देते जाइएगा। 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में मेरा एफिशिएंसी कितना? आइडियल ट्रांसफार्मर में साथियों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना? 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में साथ एफिशिएंसी 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर काल्पनिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल को ध्यान में रखकर हम लोग कोई भी ट्रांसफार्मर को बनाने का काम करते हैं। उसके बाद अगला चीज आपसे मैं पूछ रहा हूं, हमारी जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी का पावर और सेकेंडरी का पावर आपस में एक दूसरे के KVA1 बराबर KVA2। ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि कांस्टेंट? पावर और फ्रीक्वेंसी। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में, जिसका फोटो अभी हम लोगों ने देखा है, जिसके कोर में 2 लिंब है और दोनों तरफ वाइंडिंग आपकी लपेटी गई है, मेरे उस प्रकार के ट्रांसफार्मर में आपका फ्लक्स का मान क्या होता है? कांस्टेंट। फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? इधर भी फाइम उधर भी फाइम है। और साथियों जरा गौर करिएगा, हमारी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कौन से पदार्थ की होती हैं? सुपर इनामेल कॉपर की होती है। क्या होती है? सुपर इनामेल कॉपर की। इनामेल का मतलब क्या है? लचीला होना। लचीला होने से वाइंडिंग बहुत आसानी से कसी चली जा सकती है। उसके ऊपर वार्निश लगाते हैं। कैसा वार्निश होता है वह साहब आपका डेफिनेटली याद रख लीजिएगा। हमारा वार्निश कैसा होता है? पारदर्शी वार्निश होता है। ट्रांसपेरेंट लेप हम लगाकर रखते हैं ताकि हमारी इंसुलेशन मेंटेन रहे, शॉर्ट सर्किट की परेशानी हमें झेलनी ना पड़े। ठीक है साहब। इसके बाद आपने यहां पर चर्चा किया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मेरी क्या है साहब? V2/V1 बराबर, विद्यार्थी जी मुंह से जवाब दीजिए, V2/V1 बराबर E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। लेकिन टर्न रेशियो कहेगा तो क्या कहिएगा? N1/N2 कहिएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करने वाला जो यंत्र हमारा ट्रांसफार्मर है, उससे जो EMF उत्पन्न होती है वह कैसी EMF होती है? स्टैटिकली इंड्यूस EMF। कैसी EMF? स्टैटिकली इंड्यूस EMF होती है। घर्षण हानि के शून्य होने से क्या फायदा होता है? मेरी दक्षता बढ़ जाती है, दक्षता बढ़ जाती है। और साहब जी आपने क्या देखा? हम जो पावर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो कौन सी राशि बदल रही है? आप कटारिया जी, आप तो मेहनती छात्र हैं। हमने अभी आपसे बताया है KVA1 किसके बराबर है? KVA2 के क्या है साहब? बराबर है। जब मेरा पावर प्राइमरी सर्किट का P1 बोलिए और P2 बोलिए, दोनों जब आपस में बराबर है, तो मेरे विद्वान साथियों आप मुझे छोटा सा ज्ञान दीजिए कि हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, जरा बताइएगा। पावर जब दोनों बराबर है, कांस्टेंट है, तो आखिर कौन सी राशि घट बढ़ के पावर को सेटलमेंट कर रही है? बिल्कुल सही बात है साहब। यानी यदि मेरा V1 I1 है बराबर V2 I2 है, तो प्राइमरी में V1 ज्यादा है तो करंट क्या होगी?
कम होगी, सेकेंडरी का V2 कम होगा तो I2 ज्यादा होगी। ये वाली स्थिति कहां पर होगी? जिसका वोल्टेज ज्यादा और सेकेंडरी का कम, तो ये मेरा कौन सा होगा? स्टेप डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी में मेरी वोल्टेज क्या होती है? प्राइमरी से कम होती हैं, उसको स्टेप डाउन कहते हैं। स्टेप डाउन में प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा, सेकेंडरी का वोल्टेज कम। जरा विद्वानों बताइएगा, जब वोल्टेज मेरे प्राइमरी का ज्यादा हो गया, यानी मेरा V1 ज्यादा हो गया, V2 कम हो गई, मेरा I1 कम हो गया, I2 ज्यादा हो गई, तो मुझे छोटी सी जानकारी आप दीजिए। इसमें मेरा ये प्राइमरी वाला हिस्सा है और ये मेरा क्या है? सेकेंडरी वाला हिस्सा है। मुझे छोटी सी जानकारी आप यह दीजिए कि मेरा कौन वाला भाग HV होगा और कौन वाला LV होगा? बिल्कुल सही कहा, मेरा V1 ज्यादा है, मेरा प्राइमरी वाला भाग क्या होगा? HV होगा। मेरा V2 कम है, ये मेरा क्या होगा साहब? LV होगा। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। एक और छोटी सी बात, क्वेश्चन अंदर घुसेगा तो क्या पूछेगा? पूछेगा कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में वोल्टेज तो अधिक होता है लेकिन करंट, बिल्कुल सही कहा, वोल्टेज अधिक लेकिन करंट कम है। लो वोल्टेज में वोल्टेज तो कम होता है लेकिन करंट अधिक हो जाती है। विद्यार्थी एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, परीक्षा में टकरा रहा है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। जब ऐसी स्थिति बन गई तो जरा सा साथियों मुझे यह भी आप बता दीजिए, मेरा V1 बड़ा है V2 से, तो मेरा K क्या हो जाएगा साहब? V2 बटा V1। V2 जब बड़ा है V1 छोटा है तो K आपकी क्या होगी? जल्दी बताइए। V2 मेरा छोटा है, V1 बड़ा है, V1 बड़ा V2 छोटा, यही ना यहाँ पर, तो लेस देन क्या होगा? 1। तो आपको यहां से 3 बातें पता चली। जब मेरे प्राइमरी का वोल्टेज अधिक हो और सेकेंडरी का कम हो तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की वोल्टेज अधिक और सेकेंडरी की कम होती है। स्टेप डाउन में प्राइमरी की करंट कम और सेकेंडरी की करंट अधिक होती है। स्टेप डाउन में मेरे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 से कम होता है। कंसेप्ट क्लियर? अब जस्ट हम लोग चलते हैं स्टेप अप पर। अब यहीं से एक और बात आप याद रखिएगा, इसका सेकेंडरी कौन वाइंडिंग होता है? लो वोल्टेज। स्टेप डाउन का प्राइमरी कौन वाइंडिंग होता है? हाई वोल्टेज। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन यहां पर उलझे हुए हैं, समझ गए कि नहीं? तो प्राइमरी होता है हाई वोल्टेज, सेकेंडरी होता है लो वोल्टेज, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेप अप की तो उसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे, मेरा V1 I1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है? V2 I2। V1 कम होगा, I1 अधिक होगा, V2 अधिक होगी, I2 कम होगी। V1 कम हो गया, कौन वाइंडिंग? LV। V2 अधिक हो गया, कौन वाइंडिंग? HV। क्या हो रहा है यहां पर? V1 कम हो रहा है, किससे? मेरे V2 से। फिर क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए मेरा साहब, गौर करिए, यहां पर आपका I1 क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, किससे? I2 से। अब यहां से मुझे K बताइए, K बराबर V2 बाय V1। V2 ज्यादा है, V1 कम है, क्या हो जाएगा साहब? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये तीनों बातें आपको पता चली। यहां से क्या समझे? मेरा स्टेप अप में प्राइमरी क्या होता है? लो वोल्टेज। सेकेंडरी क्या होता है? हाई वोल्टेज। सेकेंडरी क्या होता है? हाई वोल्टेज। अब आप यहां से क्या निचोड़ पकड़े? आपने ये कंसेप्ट पकड़ा कि मेरे वोल्टेज करंट के मान में उतार चढ़ाव होता है लेकिन मेरी पावर बदल नहीं रही है। पावर मेरी क्या है साथियों? कांस्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, यहां 3 गुना 5 है अब बराबर 5 गुना 3 है। ये V1 है, ये I1 है, ये V2 है, ये I2 है। दोनों तरफ 15-15 ही हुआ कि नहीं हुआ? दोनों तरफ 15-15 ही हुआ कि नहीं हुआ? यानी इससे स्पष्ट है साथियों कि मेरी पावर तो कांस्टेंट होती है लेकिन ये पावर में
ऊर्जा में अगर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वोल्टेज के मान के कमी और वृद्धि से होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी टकराया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि मेरे ट्रांसफार्मर में पावर का मान तो नियत है, लेकिन वोल्टेज और करंट के मान में क्या होता है, परिवर्तन, और उसके परिवर्तन से क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ध्यान रखना। और आपने पढ़ा है ओम के नियम से, क्या पढ़ा है आपने, भी आई के क्या होता है, समानुपाती, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, वोल्टेज घटती है करंट बढ़ता है, अब वोल्टेज बढ़ती है करंट घटता है। तो क्या ओम के नियम का पालन करता है? गांठ बांध लेना साथियों, मेरा ट्रांसफार्मर कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं विद्यार्थी जी? अब जरा सा हम लोग कई सारी चीजों को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। डीसी सप्लाई देने पे ट्रांसफार्मर जल जाएगा, कौन चीज सबसे पहले जलेगा, प्राइमरी जलेगी। सिर्फ और सिर्फ किस पे ट्रांसफार्मर काम करता है, एसी पर। मेरे वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, जहां जरूरत पड़ती है बढ़ा लेते हैं, जहां जरूरत पड़ती है घटा लेते हैं। डीसी पर ट्रांसफार्मर काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इतनी सारी चीजों को आपने आज समझने का प्रयास किया है। अब चलिए हम आपको एक दो क्वेश्चन भी देते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपने देख लिया, अब न्यूमेरिकल पर हम लोग पहुंचते हैं और वो आसान न्यूमेरिकल को बनाने का प्रयास करते हैं, जिस न्यूमेरिकल को किसने पूछा है साहब, एलपी और अन्य परीक्षाओं ने पूछा है। आइए जरा चलते हैं। अब जो है हमारा पहला और मजेदार क्वेश्चन आपके बीच है। क्वेश्चन कह रहा है 800 प्राथमिक 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरे वाले ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट एसी आपूर्ति की जाती है। क्या की जाती है? एसी आपूर्ति की जाती है। तो द्वितीयक वोल्टता का मान ज्ञात करें। बनाइए विद्यार्थी जी। 800 प्राथमिक है, 200 द्वितीयक है, 110 वोल्ट की क्या हो रही है, आपूर्ति है। ठीक है कि नहीं? चलिए साहब, क्या हो जाएगा? ऐसा है राम रतन जी, बड़ा तकलीफ है, आपको कोर्स बेचने में लगे हैं साहब, इसी वजह से आपकी सेवा भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी सेवा भी कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है वहां कह रहा है कि there are 800 primary and 200 secondary number of turns in a transformer. If we provide the supply of 110 volt AC, then what will be the magnitude of secondary voltage? यानी आपको साहब यहां पर N1 है 800, N2 आपकी क्या है 200, मेरे पास V1 कितना है 110 वोल्ट। अब जरा आइए साहब, मेरा V2 क्या होगा? रिलेशन आपने जाना है, क्या होता है, V2 बाय V1 बराबर N2 बाय N1 होता है। बस इसी छोटे से रिलेशन से मेरा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V2 बराबर V1 इंटू N2 बटा क्या होगा N1। वैल्यू पुट करिए, V1 के बदले 110, N2 आपका 200 और नीचे आपका क्या हो गया 800। सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आता है 25 वोल्ट। अब जब 27.5 वोल्ट आ गया तो मुझे जरा यह भी बता दीजिए किस तरह का ट्रांसफार्मर है। बिल्कुल सही जवाब है, यानी जब मेरा V1 है 110 वोल्ट और मेरी V2 क्या है 27.5 वोल्ट, तो देख लिया आपने V1 बड़ा है V2 से, तो स्वभाव कैसा होगा, स्टेप
डाउन हो जाएगा। स्वभाव कैसा होगा? स्टेप डाउन हो जाएगा। बिल्कुल सही विद्यार्थी, बहुत अच्छा। ऑनलाइन के भी साथियों ने सही जवाब दिया है। चलिए अब और क्वेश्चन हम लोग एक दो देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ही ज्यादा पसंद रेलवे कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां से एक छोटी सी चीज और समझिए। आपने देखा था साहब, हमने ईएमएफ का क्या फॉर्मूला लिखा था? 4.44 IMF N1 लिखा था, E1 के लिए लिखा था ना। आप क्या जानते हैं, मेरी BM बराबर क्या होता है? IM बटा A होता है। ये BM क्या है? मेरी अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। अब यहां पर जो मेरा फाइम है वह आपकी क्या है साहब? फ्लक्स है। कैसी फ्लक्स है साहब? मैक्सिमम फ्लक्स है। और ए आपका क्या है? एरिया है। यहां से क्या आपको पता चला? मेरा बीएम समानुपाती फाइम का है, लेकिन मेरा बीएम विद कर्मानुपाती किसका है? एरिया का है। एरिया बढ़ेगी बीएम घटेगा, एरिया घटेगी बीएम बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा बीएम बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा बीएम घटेगा। होता है कि नहीं? अब यहां से और आपको क्या पता चला? आप लिख सकते हैं कोना कोनी गुना करके, फाइम बराबर बीएम इंटू ए लिख सकते हैं। जब आप ये लिख सकते हैं तो क्या मेहता जी जरा बताइएगा, E1 बराबर 4.44 फाइम के बदले BM इंटू ए F इंटू N1 हम नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कटारिया साहब? अब जब ये लिख सकते हैं तो यहीं से एक और चीज हमको बताइए। E1 बराबर हो गया 4.44 BM A F और आपका हो गया N1। यहां से हम BM का मान आपसे पूछ दें तो आप क्या लिखिएगा? E1 बटा 4.44 AF N1 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? यहां से हम आपको A पूछ दें तो आप क्या लिखिएगा? E1 बटा 4.44 BM F N1 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? अगर इसी जगह ये वाला फॉर्मूला मेरा है 4.44 IMF N1, इससे आपको पूछ दे फाइम बराबर, तो क्या लिखिएगा? आप E1 बटा 4.44 आप साहब जी यहां पर FN1 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब इसी पर एक क्वेश्चन दें आप लोगों को। चलिए जरा, अब इसी पर आपकी आज्ञा हो गई है, एक प्रश्न इसी पर आपको दे देते हैं। चलिए साहब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, यहां लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय शिखर मान एक ट्रांसफार्मर के या द्वितीयक कर दीजिए, द्वितीयक शिखर मान यानी सेकेंडरी का शिखर मान 0.1 वेबर। वेबर में तो हम फ्लक्स को ही मापते हैं कि एक ज्यावक्रीय मतलब साइनोस्पाइडल ज्यावक्रीय फ्लक्स से है। किससे जुड़ा है? ज्यावक्रीय फ्लक्स से जुड़ा है। यदि टर्नों की संख्या, अब जुड़ा द्वितीयक से है तो टर्न भी किधर का होगा? द्वितीयक का होगा। यदि टर्नों की संख्या 10 है तो द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ का मान होगा यदि संचालन आवृत्ति
50 हर्ट्ज है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों। यानी आपको यहां पर फाई का मान दे दिया है, फाई एम कितना दे दिया 0.1 वेबर, N2 कितना दे दिया 10, फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया 50 हर्ट्ज। आपसे क्या कहा है निकालने के लिए? आपको E2 कहा है, क्या होता है 4.44 फाई एम एफ N2, पुट कर दीजिए 4.44, फाई एम के बदले में 0.1, एफ के बदले में 50, N2 के बदले में 10, कितना आया साथियों 222 वोल्ट। कितना आ गया 222 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब चलिए हम एक फ्लक्स निकालने वाला क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए साहब, एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, कह रहा एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राइमरी एवं 1000 सेकेंडरी टर्न है। 500 प्राइमरी में है और 1000 कहां पर है, सेकेंडरी में टर्न है। आपसे कह रहा है यदि सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज एवं प्राथमिक ईएमएफ 520 वोल्ट हो, प्राथमिक ईएमएफ 520 वोल्ट हो, तो अधिकतम फ्लक्स फाई एम की गणना करें। क्या मान होगा? यानी इसमें आपको N1 दे दिया है 400, N2 दे दिया है आपका 1000, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 हर्ट्ज, आपका E1 दे दिया है 520 वोल्ट। आपसे फाई एम बराबर कह रहा है वाट। ठीक है, हम सभी लोगों ने सूत्र जाना है, E1 बराबर क्या होता है 4.44 फाई एम एफ N1। हमें निकालना है फाई एम। क्या करिएगा, E1 बटे 4.44 एफ N1, E1 का मान 520 है, बटे 4.44 गुना 50 गुना 400। बताइए साहब क्या हो जाएगा? 0.0058 वेबर। कितना आ जाएगा 0.0058 वेबर। हाँ ठीक है, 0.005 आ रहा है, मिली में करिएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, है ना। 0.005 5.8 करिएगा तो मिली वेबर हो जाएगा। नहीं विद्यार्थी जी, तो जैसे आपको पूछेगा वैसे कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 5.8 मिली वेबर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख के तब हम आज के कार्यक्रम को आपकी आज्ञा अनुसार रोकेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए साहब, एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके बीच, I2 दिया हुआ है हमारे पास, यदि I2 बटे I1 बराबर
2, E2 बराबर 100, E1 बराबर व्हाट? बनाइए। I2 बटे I1 का मान दिया है 2, E2 दिया है 100, E1 बनाइए। जब I2 बटे I1 ले लिया तो हम लोग को पासा पलटना पड़ेगा। जब ये I2 बटे I1 ले लिया तो हमको क्या करना पड़ेगा? E1 बटे E2 बराबर I2 बटे I1 का कंसेप्ट लेना पड़ेगा, है ना। I2 बटे I1 मेरा क्या दे दिया? 2, तो E2 बटे E1 बटे E2 बराबर 2। E1 का मान कितना है? 100। ये E2 का मान कितना है हमारा? यहां से लिख दीजिएगा, E1 बराबर 2 इंटू E2, तो 2 का 2, E2 के बदले में 100 बराबर कितना? 200 वोल्ट, है कि नहीं है? चलिए साहब, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब चलते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा रेंज रहेगा नहीं न्यूमेरिकल का, लेकिन फिर भी जो हो सकता है हम उस पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है हमारा, यदि 200 केवीए, आप लोग अभी भी कोशिश कीजिएगा बनाने का, 200 केवीए 2000 बाय 200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में कितने टर्न हैं? 100 टर्न हैं। कितने टर्न हैं? 100 टर्न हैं। तो प्राथमिक टर्नों की संख्या होगी। बताइए साहब, अब जब प्राथमिक पूछ रहा है तो नैसर्गिक है कि मेरा क्या होगा? सेकेंडरी होगा। बिना किसी चिंता के क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। यानी आपके पास N2 मेरा कितना है? 1000। मेरा साहब V1 कितना है? 2000। V2 कितना है? 200 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है? N1 बराबर व्हाट? तो जरा सा वैज्ञानिक साहब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिएगा? V2 बाय V1 बराबर N2 बाय N1। जरा हमें बताइए साहब, N1 का मान क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। N2 इंटू V1 बटे, यही ना होगा। तो जल्दी से हम मान लिख देते हैं। N2 मेरा कितना है? 100 है। V1 मेरा कितना है? 2000 है। अब बटा क्या हो जाएगा? 200। 200 से कट गया 10 बार में, यानी 1000 टर्न आपका क्या है? उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 टर्न हो जाएगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जाते जाते एक छोटी सी चीज और आपको बता देते हैं। ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम लोग कैसे लेते हैं साहब? किलो वोल्ट एम्पियर में। कैसे लेते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होती है उसमें 2 मुख्य लॉस होती है। पहला है आयरन लॉस, दूसरा है कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो होती है साहब वो कांस्टेंट होती है, वह कोर में होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक हिस्टेरेसिस, दूसरा एडी करंट लॉस। लोड के बदलने से बदलती नहीं है। और दूसरी मेरी लॉस जो होती है, कॉपर लॉस होती है, वो वाइंडिंग में होती है, सबसे ज्यादा वही होती है। तो हम लोग कल की क्लास में साथियों, नो लोड पर मेरे ट्रांसफार्मर का क्या व्यवहार होगा, मेरी लॉसेस कितने प्रकार की हैं, उस लॉसेस का साहब जी हम लोग कैसे उसको जांच करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से कौन सा लॉस पता चलता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कौन सा लॉस पता चलता है, इस पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण पार्ट्स पर चर्चा करेंगे कि कंजर्वेटर क्या है, ब्रीदर क्या है, टैंक क्या है, तेल का कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, तेल की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, ये सारी चीजों पर हम लोग कल की कक्षा में चर्चा करेंगे।